एंटरटेनमेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक थोड़ी सी अनबिलीवेबल एक इसमें एक ड्रामेटिक एंगल है रियल स्टोरी में। और वही चीज़ चाहिए ऑडियंस को देखने के लिए। आपको सिर्फ इमेजिन करना है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी से एक तरह से पैरेलल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे सबकी ज़िंदगियों में हादसे होते हैं। तो उस चीज़ को ड्रॉ करके आप इसमें किस तरह उसको तराशें, वो इम्पोर्टेंट। और एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जो बीएसएफ की 50 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क मिशन, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी में एक तरह से एक लैंडमार्क मिशन रहा है। मैं जनरली उस किस्म के रोल्स करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगे कि अच्छा, क्या मैं इसको निभा पाऊँगा या नहीं। क्या ये असल में ऐसा हुआ था? और मैंने डायरेक्टर और राइटर से ये पूछा कि इसमें आपने अपना कितना फ़िल्मी तड़का डाला है, क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरह है, बट इसमें कुछ बनावटी चीज़ नहीं थी। जब स्क्रिप्ट मैंने पहली बार सुनी, पूरा वेल रिसर्च्ड एडवाइस बीएसएफ से लिया गया था। पूरा डॉक्यूमेंट जिस तरह सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे 2001 से लेकर जब जैश-ए-मोहम्मद का जन्म हुआ 2000 में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और दुबे जी जिनका किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, और उनके बहादुर बीएसएफ ऑफिसर ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया 2001 से लेकर फाइनली 2003 में जिस तरह इनकाउंटर हुआ, उस पूरी चीज़ को एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट किया गया था, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। और वही एक उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार इसमें सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक थोड़ी सी अनबिलीवेबल एक इसमें एक ड्रामेटिक एंगल है रियल स्टोरी में, और वही चीज़ चाहिए ऑडियंस को देखने के लिए। सर, आपके कैरेक्टर की बात की जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप दुबे जी का कैरेक्टर निभा रहे हैं सर, तो उस कैरेक्टर को अपने आप में लेकर आना तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए और कितना ज़्यादा फिज़िकल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा? आई थिंक किसी भी एक्टर कैरेक्टर को निभाने के लिए जब एक एक्टर उस पे काम करता है तो एक फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल होता है। फिजिकल तो मुझे एक थोड़ा सा एक डिसिप्लिनरी एक बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी आप एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं तो एक होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कमांडिंग स्टांस होता है, और फिजिकलिटी थोड़ा मुझे अपना फिज़िक पे काम करना था, तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग करना, डाइट पे काम करना, ज़्यादा कैलोरी इनटेक बढ़ाना, वो सारी चीज़ें थी। और एक इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेट जब आप खुद को उस सिचुएशन में इमर्स कर देते हैं, बीएसएफ ऑफिसर से बात करके उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है ऑपरेशन के टाइम पर, उनके फैमिलीज़ के साथ क्या उनका एक रिलेशनशिप में कभी कभी क्या डायनामिक्स आ जाती हैं जब ऐसे हाई रिस्क प्रोफेशन में वो रहते हैं, क्योंकि बहुत एक टेस्टिंग चीज़ होती है। तो वो सब चीज़ों को जानना, और देखिए हम एज एक्टर्स तो कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ इमेजिन करना है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी से एक तरह से पैरेलल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे सबकी ज़िंदगियों में हादसे होते हैं। तो उस चीज़ को ड्रॉ करके आप इसमें किस तरह उसको तराशें, वो इम्पोर्टेंट है। सर, आपके फ़िल्म जो है कश्मीर में शूट हुई है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे वहाँ के लोकल्स के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं पहली बार श्रीनगर गया था, जी। और पहले दिन जब लैंड हुआ, वहाँ जो नज़ारा था डल लेक का, शिकारास थे, जो बोट्स थे, और एक जिसे हमेशा सुना था, जो तस्वीरों में देखा था, वो एक इट इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वो सब चीज़ें फर्स्ट हैंड मुझे विटनेस और एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। हम लोग कश्मीर में ऑलमोस्ट 40 डेज़ के लिए थे। वहाँ के लोग बहुत, उनका अदब है, रिस्पेक्ट है, बहुत ही सपोर्टिव थे। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वहाँ पे श्रीनगर ने हमारा साथ दिया हमारी शूटिंग में, ताकि स्ट्रीमलाइन हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो हमारे शूटिंग में। सब लोगों का एक तरह से सपोर्ट सिस्टम था, तो बहुत मज़ा आया श्रीनगर में। बहुत स्ट्रेस फ्री एक तरह से हमारी शूटिंग हुई वहाँ। सर, आप जनरली थ्रिलर्स और इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते हैं, तो ग्राउंड ज़ीरो में आपका कैरेक्टर किस तरह का है और क्या नया एक्सप्लोर करने को मिला इस बार सर? आई थिंक इसमें ये नया यही था कि ये एक ट्रू इवेंट पे आधारित है। मैंने कभी एक बीएसएफ ऑफिसर का रोल प्ले नहीं किया है, और कभी सिनेमा में एक बीएसएफ की दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है किसी फिल्म ने। तो इसमें वो सारी चीज़ें थी जो एक नॉवेल्टी थी मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी होगी, और एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जो बीएसएफ की 50 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क मिशन, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी में एक तरह से एक लैंडमार्क मिशन रहा है। तो वो सारी चीज़ें थी जो एक नॉवेल्टी था, एक्साइटमेंट था उसको लेकर, इसलिए।
सर पहले जो फिल्में बनती थी और मतलब शूटिंग्स वहाँ पे नहीं होती थी इतनी ज़्यादा श्रीनगर में जी। और स्पेशली जब आपको लगता है कहीं ना कहीं एक आर्टिकल 370 होने के बाद से जो है लोगों को ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे जाने का मौका मिला और लोग जो है थोड़ा रिलैक्स होके जा सकते हैं कि मतलब उतना डर नहीं रहता है लोगों को। देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता लोग जान रहे हैं कि जो इंसिडेंट रेट्स हुआ करती थी पहले सरप्राइज़ अटैक्स की या और जब मैं बीएसएफ के जवानों से भी बात कर रहा था वहाँ पे, जी। अभी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी-सी थम गई हैं, थोड़ी और एक सेफ्टी का एक प्रोटोकॉल आ गया है वहाँ, तो बेटर हो गई है। टूरिस्ट भी जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बहुत सारा इनफ्लो भी आ गया है टूरिस्ट का वहाँ पे, जब हम लोग ग्राउंड ज़ीरो की शूटिंग कर रहे थे। हम अब और एक लैंडमार्क चीज़ जो हम कर रहे हैं 18th को ऑलमोस्ट 38 इयर्स के बाद पहला एक स्क्रीनिंग होगा टू फैसिलिटेट वहाँ के बीएसएफ के हमारे जवानों को, उनके ऑफिसर्स को। ग्राउंड ज़ीरो का एक स्क्रीनिंग रखा जाएगा जहाँ पूरी फिल्म हम हमारे जवानों को दिखाएंगे। तो इससे एक पब्लिक आई में आता है, मीडिया में आता है कि एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ गया है वहाँ। और बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं श्रीनगर में। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू टेक दैट स्टेप जहाँ पे वो हम इस तरह हमारे जवानों के लिए वहाँ पे और स्क्रीनिंग्स रखें, वहाँ के लोगों के लिए और थिएटर्स में हमें हमारी फिल्म्स रिलीज़ करें ताकि एक थोड़ा-सा नॉर्मलसी आ जाए वहाँ पे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ही कि मतलब कि पहले जो फिल्में शूट की गई थी वहाँ पे आर्मीज़ को लेके, तो वहाँ पे जो है आर्मीज़ को उतना क्रेडिट नहीं मिला। उनकी कई शिकायत यही रहती है कि मतलब हमें उतना क्रेडिट नहीं मिलता बीएसएफ जवान को। तो ये फिल्म क्या मतलब कि ड्यू क्रेडिट? नहीं, बीएसएफ के हमारे जवान, उनके ऑफिसर्स तो इस फिल्म के पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। जी। जो एडवाइस हमने ली है, जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा गया है, कहानी जिस तरह बनाई गई है, उनके सहमति से हमने पूरा इसको डॉक्यूमेंट किया है। और ये तो एक गिवन चीज़ है कि ये उनकी ज़िंदगी के बारे में है, उनकी दुनिया के बारे में है और पूरा क्रेडिट उनको जाता है। दिस इज़ अबाउट द बीएसएफ एंड इट इज़ एक्नॉलेजिंग कि उनकी सैक्रिफाइसेस, उनकी हिम्मत, ब्रेवरी, वैलर, वो सारी चीज़ों को हमारी फ़िल्म में दिखाया गया है। सर फिल्म के शूट के दौरान ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हुई, कोई डिफ़िकल्ट सीन शूट करने में या कुछ ऐसा कि मतलब जहाँ पे आपको बीएसएफ जवानों की और मदद लेनी पड़ी हो? देखिए, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं जनरली उस किस्म के रोल्स करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगे कि अच्छा, क्या मैं इसको निभा पाऊँगा या नहीं। जी। वो जब थोड़ा-सा डर रहता है तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमेशा सेट पे वो होता है कि अच्छा, मुझे इसमें कुछ कमाल कर दिखाना है। हमेशा नर्वसनेस रहती है सेट पे। अगर वो नहीं होती है तो वो एक श्योर शॉट है जहाँ पे आप इसको बर्बाद करने वाले हो कैरेक्टर को। तो इसमें भी वही था कि मुझे मेहनत करनी है। एक ऐसे कैरेक्टर बारे पहली बार मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। मैंने कभी एक ऑफिसर का रोल प्ले नहीं किया है, बीएसएफ ऑफिसर का। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया, चैलेंजिंग, फिज़िकली हो या इमोशनल जो सीन्स हैं, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक सोल्जर का जो आपको कभी दिखेगा नहीं, वो आपके उनके दिमागी तौर पे वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक जो होता है वो एक परफॉर्मेंस में आपका आ जाए, जी। वो एक चैलेंजिंग चीज़। सर कहीं न कहीं आपकी बात की जाए एज़ एन एक्टर तो वुड यू कॉल दिस सेकंड फेज़ ऑफ योर करियर, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं? I don't see it as phases. Yeah. I see it as just one long journey. और आपके जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको सक्सेसेस और फेलियर्स भी आपको मिलते हैं। तो एक सीख है। तो इसमें कोई फेज़ की बात नहीं है। बस यही है कि जिस तरह पहले दिन मेरा करियर शुरू हुआ था और एक जो थिंकिंग थी मेरी कि मुझे ऑडियंस को सर्व करना है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे करता हूँ और मुझे अपनी फ़िल्मों के ज़रिए उनको एंटरटेन करना है, वही चीज़ अब भी बरकरार है। सर आपको लगता है कहीं न कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस जो आप फेस किए हैं एट प्रेज़ेंट, मतलब पूरे करियर में आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को और मतलब कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला उस चीज़ से? देखिए, हर एक करियर में, आप किसी भी करियर में हो, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, जी। आपका हमेशा एक अच्छा फेज़ नहीं रहेगा, एक उसमें उसके बाद उतार भी आएगा और वो भी परमानेंट नहीं रहता है। जी। बस आपको खुद पे वो एक डाउट नहीं करना चाहिए, जी। अपनी खुद की काबिलियत पर आपको वो एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपका और मेहनत करना है। बस वही एक एम होता है। अगर आपको इस लाइन में सक्सेसफुल रहना है, ये सोचना है कि आप एक मैराथन में भाग रहे हैं, ये एक 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, नहीं तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा 5-10 साल में। जी। ये हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि आपको खुद को रीइन्वेंट करना है और कुछ नया करना है ऑडियंस के लिए हमेशा।
सर टाइगर 3 मूवी में आपने जो है अपने आप को रीइन्वेंट किया था, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आई जी। फिल्म, और मेरे कैरेक्टर आतिश को भी लोगों जी। ने बहुत, सोशल मीडिया से हो या मेरे करीबी दोस्त और फैमिली मेम्बर्स भी, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया जिस तरह फिल्म बनी थी और जिस तरह वो कैरेक्टर भी फॉर्म हुआ था। वो एक टिपिकल एंटागनिस्ट का कैरेक्टर नहीं था। तो या इट वाज, आई थिंक इट वाज एक ऐसी फिल्म है जो मुझे मेकिंग के टाइम पर भी बड़ा मज़ा आया, और मैं जब पीछे मुड़ के देखूंगा अपने करियर में, इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स आई विल बी प्राउड ऑफ। सर इंडस्ट्री की बात की जाए तो आजकल इंडस्ट्री में एक स्लैग फेस चल रहा है, और जी। मतलब कि काफ़ी सारी फिल्में जो रिलीज़ हो रही है वो इतनी ज़्यादा चल नहीं रही हैं। जी। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? और अभी ग्राउंड ज़ीरो रिलीज़ होने वाली, तो कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कुछ लोगों को कुछ देखिए, एक्साइटमेंट हमारे होगा? इंडस्ट्री में ये एक रिकैलिब्रेशन का एक वक्त चल रहा है, जी। जहाँ पे हाँ, जिस तरह ऑडियंस आती थी पहले, वो थोड़ा-सा, आप जिस किस्म की कहानियाँ कह रहे हैं, ज़्यादा रूटेड कहानियाँ नहीं हैं। जी। ओटीटी का भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट आ गया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उस पे देखना पसंद कर रहे हैं। जी। जब कोई फ़िल्म क्रेडिबल होती है, जब उनको ट्रेलर के तौर पे वो पसंद आती है, एक रूटेड होती है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है, कोई नई बात होती है, तब जाके सिनेमा घरों में जाके देखेंगे। तो ये, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अभी एक लर्निंग फेज से चल रही है। आई वुडंट से इट्स अ लो फेज, आई थिंक इट्स अ लर्निंग फेज, जहाँ जी। पे हर चीज़ साइक्लिकल होता है। वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट। सर एज एन एक्टर बात की जाए आपकी, तो मतलब कि आपको कौन सी फिल्म में ऐसा लगा कि आपको जो है अब इसके बाद से जो आपकी लवर बॉय की इमेज थी, जो सीरियल किसर की इमेज थी, आपको ऐसा कौन सी फिल्म में लगता है कि मतलब कि आपको ये इमेज आपको ये फिल्म से तो मतलब कि देखिए, आप वो तो तोड़ दी? बहुत पहले टूट गया था। मैंने जी। 2014 के बाद जिस किस्म के रोल्स किए हैं, और बीच में भी मैंने जिस किस्म के रोल, जैसे आवारापन हो, वंस अपॉन अ टाइम जी। मुंबई हो, ये सब, शंघाई, जी। घनचक्कर, ये आई वुड से इमेज ब्रेकिंग रोल्स थे। जी। और मैंने इसलिए नहीं किया था तभी क्योंकि मुझे किसी इमेज को तोड़ना था। बस एज़ एन एक्टर मुझे कुछ नया करना था। तो ऐसा, वो बहुत पुरानी बात कह रहे हैं आप, 2014 तक, 2012 तक वो एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग छवि अटैच थी। जी। बट फिर आई थिंक लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है कि ये अलग-अलग कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने की भी एक चाह है उसकी। इस तरह टाइगर 3 का भी एक बहुत ही अलग किस्म का जी। किरदार था। तो सर न्यू जनरेशन एक्टर्स की बात की जाए तो कौन प्रॉमिसिंग लगता है आपको, और आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन को और क्या करना चाहिए अपने एक्टिंग को और उभारने के लिए, मतलब लोगों को और पसंद है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन कोई भी फिल्म कर रहा है, सब सोशल मीडिया में या और भी जगह ट्रोल हो रहे हैं उन लोग, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंडस्ट्री के ऊपर भी देखिए, इफेक्ट पड़ता है। ट्रोलिंग और सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद उतना उस पे रहता नहीं हूँ। जी। वो एक ऐसी दुनिया है जो एक एको चैम्बर है, और बहुत सारे झूठ भी हैं वहाँ पे। किसी को उस चीज़ को फॉर फेस वैल्यू नहीं लेना चाहिए। आई थिंक रणबीर एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। जी। मुझे उनका परफॉर्मेंस एनिमल में बहुत पसंद आया। जी। बहुत ऐसे नए एक्टर हैं जो बहुत ही एफिशिएंट हैं, और कुछ नया लेके आ रहे हैं अपने रोल्स के ज़रिए। सो सर मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि आप डॉन 3 भी कर रहे हैं, तो क्या है नहीं, कितनी दैट्स सच्चाई है? सच नहीं है। मैं नहीं ओके। कर रहा हूँ। सर और आपके अपकमिंग मूवीज़ और क्या-क्या हैं? अभी फ़िलहाल जो अनाउंसमेंट हुई है, आवारापन 2 जो रिलीज़ होगी अगले साल अप्रैल में, और जल्द ही अभी एक अनाउंसमेंट एक दूसरी फ़िल्म की होगी जो 23rd को होगी। सर आपको लगता है कहीं न कहीं ओटीटी जो माध्यम है जी। फ़िल्मों का और सीरीज़ का, तो आपको लगता है कहीं न कहीं सिनेमा की मतलब सिनेमा उतना नहीं हो पा रहा है जितना नहीं, चलना ज़रूर। चाहिए? नहीं, आप सच कह रहे हैं, क्योंकि ओटीटी में जिस तरह की जो यंग फ़िल्म मेकर्स आ रहे हैं और जिस जी। किस्म की कहानियाँ कही जा रही हैं, जी। जो नयापन है उसमें, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ नया कहने की ऑडियंस को, वो शायद एक डर हो गया है हमारी बैठ के हमारे फ़िल्म मेकर्स में, जो सिनेमा के लिए बना रहे हैं, थिएटर्स के लिए बना रहे हैं। उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट एक तरह से एक गाली हो गई है कि जी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑडियंस नहीं आएगी देखने के लिए। आई थिंक क्वाइट ऑपोज़िट है, जी। क्योंकि आप वही घिसी-पिटी बात बार-बार कह रहे हैं, इसलिए जी। ऑडियंसेस नहीं आ रही हैं फ़िल्म को देखने के लिए। जी। तो यही है, आई थिंक ये माइंडसेट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत एक तरह से जल्दी इसको चेंज करना चाहिए। सर आप दोनों मीडियम में बराबर के काम किए हैं, मतलब तो आपको कौन-सा ज़्यादा मीडियम ज़्यादा एक्साइट करता है काम देखिए, एज़ करने एन में? एक्टर हमारा काम है अलग-अलग मीडियम्स को एक्सप्लोर करना, अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करना, अलग-अलग किरदारों को एक्सप्लोर करना। तो ये मेरे लिए एक तरह से डिफरेंस नहीं है कि ओटीटी कर रहा हूँ या फ़िल्म कर रहा हूँ। जब मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, एक शो हो या एक फ़िल्म हो, अगर ओटीटी में हो, अगर कुछ नई उसमें नयापन होगा कहानी में, ज़रूर करूँगा। और बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं अभी,
जो OTT हुआ करता था हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स के लिए बैक इन 2018 में गाली होती थी जी। कि आप तो एक सिनेमा के एक्टर हैं, थिएट्रिकल एक्टर हैं, आप OTT क्यों कर रहे हैं? जी। तो ये दुनिया भर में सब कुछ बदल चुका है। बहुत सारे थिएट्रिकल एक्टर्स अभी OTT में भी इंटरेस्टिंग शोज़ कर रहे हैं। तो एज एन एक्टर आई जस्ट फील आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यही कि ग्राउंड ज़ीरो रिलीज़ हो रही है 25 अप्रैल को और हमारे BSF के जवानों का 50 इयर्स में इनका सबसे आई वुड से डिफाइनिंग ऑपरेशन और हमारे देश का सबसे डिफाइनिंग ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी, जो क्वाइट अनबिलीवेबल था, जिसने जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरी तरह से क्रिपल कर दिया था, डिसफंक्शनल बना दिया था 2003 में। और इस ऑपरेशन को लीड किया था मिस्टर दुबे ने उनके ऑफिसर्स के साथ। बीनू जी, SP त्रिवेदी, बलबीर सिंह जो इस ऑपरेशन में शहीद हो गए और जो दूसरे 9 ऑफिसर्स थे, इनकी बहादुरी की वजह से है। और ये एक ट्रिब्यूट है हर BSF ऑफिसर को जो आज वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे तैनात हमारी रक्षा कर रहे हैं। और एक तरह से हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हम चैन की नींद सो रहे हैं, ये उन ऑफिसर्स की वजह से है।